हिस्टोरीग्राफी इंडियन ट्रेडिशंस। आज हम लोग हिस्टोरीग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, चैप्टर नंबर 1 में हिस्टोरीग्राफी क्या होता है, तो और वेस्टर्न कल्चर के बारे में, वेस्टर्न लोग किस तरीके से हिस्टोग्राफी लिखते थे, उनके कंसेप्ट क्या थे, उनके व्यू क्या थे, ये हमने पिछले लेसन में देखा। ठीक है, हिस्टोरीग्राफी का सिंपल मीनिंग यही है कि आप स्टडी करते हो किसी एक चीज़ में, किसी कंसेप्ट में, और उसी को आप स्टडी करने के बाद में लिखते हो। ठीक है, तो स्टडी करना और लिखना, लेकिन स्टडी जब आप करते हो तो पूरा कंसेप्चुअल फॉर्म में आप करते हो, साथ ही में क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हो। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब कि पूरी तरीके से कि कहाँ से आया, कैसे आया। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कौन सी भाषा में लिखा है, ये कौन सा पेज है, किस अल्फ़ाबेट में लिखा है, भाषा कौन सी है, सारा एनालिसिस। आपके सभी सवालों का जब जवाब मिल जाता है तब आप पूरी तरीके से एनालिसिस जब कर लेते हो, उसके बाद में आप हिस्ट्री लिखते हो। तो बहुत सारे जो हिस्टोरियन थे उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। ठीक है, हिस्टोरीग्राफी में क्या होता है कि आप इतिहास लिखते हो, इतिहास लिखने वाले लोग को हम हिस्टोरियन कहते हैं। और हिस्टोग्राफी मतलब ही होता है कि आप इतिहास किस तरीके से लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतिहास लिखने का हिस्टोरीग्राफी। ठीक है, तो इंडियन ट्रेडिशंस में हम अपने भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे कि हमारी जो कंट्री की हिस्ट्री है, इंडियन ट्रेडिशंस की हिस्टोग्राफी कैसे हुई, किस तरीके से इतिहास लिखा गया, किस तरीके से लोगों ने इतिहास लिखना चालू किया, और फिर पुराने से पुराने चीज़ें, सारी चीज़ें डिप में जानने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा होने वाला ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क। आइडियोलॉजी का मतलब होता है यहाँ में कि सभी के अपने अपने जो विचार थे उसका फ्रेमवर्क, उनके व्यू पॉइंट भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इंडियन हिस्टोग्राफी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से भारत में, हमारे जो कंट्री है, हमारे इंडियन का इतिहास लिखा गया। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो हिस्ट्री को लिख रहे थे। और ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी मतलब हमारा पुराना ट्रेडिशन कैसा था। तो 2 पार्ट है भाई इस चैप्टर के। तो पहले हम एक चैप्टर में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चैप्टर में, कि इस चैप्टर में शुरुआत से लेके राजा महाराजा से लेके एंशिएंट से लेके पूरा हम यहाँ पे कि ब्रिटिश लोगों ने भी मेडिवल का भी हम जानेंगे कि मेडिवल के टाइम पे कैसे हिस्ट्री वो लोगों ने लिखा था। साथ ही में कि जब ब्रिटिश लोग थे तो उन्होंने भी अपनी, जब वो लोग जैसे कि ऑफिसर हो गए, तो ये लोग भी अपनी हिस्ट्री में, अपनी जो उनकी डायरी थी उसमें वो लिखते थे, तो वो भी हिस्ट्री में ही आएगा क्योंकि वो लिखते थे और बाद में कुछ सालों बाद उन्होंने पब्लिश भी किया था बुक को। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते थे। मेजॉरिटी तो प्रेजेंट से रिलेटेड ही उन्होंने बताया। प्रेजेंट का मतलब होता है कि विरोध में, कि हमारे कल्चर के इंसल्ट करते हुए लिखा उन्होंने, खुद को सुप्रीम मानते हुए ऐसे। और इस लेसन में हम साथ ही में पोस्ट आफ्टर, जब हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए उसके बाद भी कई लोगों ने, हमारे इंडियन लोगों ने भी हिस्ट्री लिखा है। तो हिस्ट्री में सिंपल एक ही चीज़ रहती है कि क्लैरिटी के साथ में जो रियलिटी है आपको वो दिखाना है हिस्ट्री में। ठीक है, जो हकीकत है वो दिखाना है। अब यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी में हम पहले चीज़ की, हमने पहले चैप्टर में वेस्टर्न ट्रेडिशन के बारे में देखा था। अब हम ईस्टर्न ट्रेडिशन, मतलब कि हम ईस्ट साइड जो जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे जो ईस्ट साइड के वो सारी कंट्री आ गई। ठीक है, वेस्ट में जैसे कि यूरोप हो गए, जर्मनी हो गए, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो हम ईस्ट साइड की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट साइड में अब आज हम अपनी इंडियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। अब हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड, जब बहुत पुराना ज़माना था, बहुत पुराने समय की बात है, तो उस टाइम पे ग्रेट डीड ऑफ एंसेस्टर, जो पुराने ज़माने, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे, और माइथोलॉजिकल लोर, और मतलब वो लोग ना माइथोलॉजिकल के ऊपर बहुत लिखते थे, माइथिकल, एंड आल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजेक्शन वेयर प्रिजर्व विथ हेल्प ऑफ ओरल रेसिटल। मतलब कि
ओरल भाषा में, जैसे कि जुबान से, जैसे कि देखो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दादी परदानी और ऐसे वो लोगों को ना बहुत सारे सॉन्ग्स याद होते हैं, जो कि सॉन्ग्स लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको वो सॉन्ग्स याद है। ऐसे माइथोलॉजिकल जो भी चीज़ें थी, जैसे वो चीज़ें इनको याद थी, तो हमारे एंसेस्टर द्वारा मुंह पे जुबानी मतलब याद रखते थे वो लोग, उनको मेमोरीज़ में उनके रहता था कि बाबा ये चीज़ है, तो उन्होंने उनको मतलब पूरा मुंह के, तो जुबान के द्वारा ओरली चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो शुरुआती में तो जो हिस्ट्री थी वो ओरली, जैसे कि दादी कहानी सुनाई कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, फिर दादी की माँ की ज़माने की बातें बताई कि बाबा हाँ उस टाइम पे ऐसा होता था वैसा होता था। अब दादी बता रही है, वो रिटन में लिखा है क्या? कहीं नहीं, वो सब ओरली बता रही है ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ओरली चल रही थी। द इंस्क्रिप्शन ऑन हरप्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट कंफर्म दैट इंडियन हैड मास्टर आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली 3rd मिलेनियम। देखिए BCE की बात किया जाए, मिलेनियम BCE जब हरप्पन टाइम था, तो हमें वो चीज़ जो इन हड़प्पन टाइम में, जैसे कि कोई पत्थर है, अब उस पत्थर में बिना पेन बिना पेंसिल के साइज से उसको खोद खोद के जो लिखा हुआ है उस पत्थर में, उसी चीज़ को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें बताते हैं कि पहले के जो लोग थे उनकी राइटिंग में वो कितने मास्टर थे। जो भी हिस्टोरियन थे, जो भी लोग उस पत्थर में लिख रहे थे, वो अपनी राइटिंग में मास्टर थे, ऐसा हमें दिखता है उनके लिखावट से। द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अगर सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट की बात किया जाए ना, कि भारत में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट अगर हिस्ट्री में देखा जाए कि क्या दिखा सबसे पहला, वो था इंस्क्रिप्शंस। जैसे कि आप लोग अशोका की बात करें तो आप अशोक मौर्य का टाइम अगर देखा जाए, 3rd सेंचुरी की बात है ये, जब राजा अशोक था। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो कलिंग का युद्ध हुआ था, इसकी मूवी भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब से राजा अशोक ने कसम खा ली थी कि भाई अब युद्ध करना छोड़ो, अब शांति का जीवन बनाना है, इसलिए उसने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया था। तो उस टाइम पे उसने ना बहुत सारे, जैसे कि देखो हमारा जो ब्रीद ये रहता है और सत्यमेव जयते, उसमें भी और तो बहुत सारे ऐसे बुल है और शेर है, ऐसे अलग अलग सिंबल्स है और इंस्क्रिप्शंस मतलब पत्थरों में भी लिखे हुए। तो उस टाइम पे अशोक ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखवाई थी और उसमें क्लियरली दिखता है कि राजा अशोक के टाइम पे ये चीज़ें लिखी गई थी। तो इससे ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो प्रूफ है, ये हमें बताते हैं कि भाई राजा अशोक का भी टाइम था, अशोक भी था। ठीक है, तो 1st सेंचुरी में इंस्क्रिप्शंस बिगन ऑकर ऑन कॉइन। पहला जब सेंचुरी था उस टाइम पे ना कॉइन्स हो गए, कॉइन्स मतलब सिक्के हो गए, मेटल्स हो गए, है ना, धातु हो गए, उनकी इमेजेस हो गए। कॉइन्स में ऐसे फ़ोटो या फिर राजा महाराजा के फ़ोटो या फिर ऐसे चीज़ें उसमें लगी रहती थी। स्कल्पचर हो गए, अल्सो कॉपर प्लेट हो गए। तो धातुओं के बनी चीज़ें ऐसे उसमें निशानियाँ बनी हुई, ये सारी चीज़ें दिखती थी। और बहुत सारे राजा और डायनेस्टिक जियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, तो मतलब कि जैसे कि राजा महाराजाओं का क्या तो उनका जो सिस्टम चल रहा था, तो उनका पूरा राज्य जैसे चलता हुआ आया, तो उसके ऊपर कोई उनकी स्टोरी लिख रहा है, कोई बता रहा है, तो उनके भी ये हिस्ट्री चलती आ रही थी। और बहुत सारे डायनेस्टिक मतलब कि जैसे कि अभी आप जैसे कि बात करें तो पहले देखो, पहले तो राजा महाराजा थे, है ना, और अभी कैसे गवर्नमेंट आ गई है, तो पूरा डायनेस्टी के पहले ये राजा था उस टाइम पे, जैसे कि पहले ये वाला राजा था, फिर अब ये वाला राजा राज्य कर रहा है उसी राज्य में, फिर अब ये राजा राज्य कर रहा है, फिर ये राजा राज्य कर रहा है, इसे बोलते हैं हम डायनेस्टी। ठीक है, तो डायनेस्टिक लेवल में डायनेस्टिक जियोलॉजिकल पूरा एकदम ऐसे चला आ रहा था और उसकी हिस्ट्री भी लिखी जाती थी कि ये राजा के राज्य में ऐसा चल रहा है, ये राजा ऐसे कंट्रोल कर रहा है, ऐसे रक्षा करता है, प्रजा का पालन ऐसे करता है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लिखी जाती थी। अब यहाँ पे यू वुड लाइक टू नो दिस, आप ये देख रहे हो ये क्या है, ये अलग ही भाषा में लिखा है। ठीक है, ये जो अलग भाषा में ऐसे लिखा हुआ है ना, इस लिखावट को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है,
इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इसे। और सोहा गौरा कोपर प्लेट है, ये एक प्लेट है जिस ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि उसमें ये लोग ना ऐसा लिख के रखते थे और इनकी राइटिंग में मास्टरी नज़र आती है। और ये डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है ये, तो वहाँ पे इसे पाया गया, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एक मौर्य टाइप का है। जब जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है उस टाइप का है। देखिए पहले तो राजा अशोक हुआ है ना, अशोक का फिर बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर इस तरीके से जो ये चला सिस्टम। तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य फिर उसकी पीढ़ी, ऐसे ये जो सिस्टम चल रहा है, वो पप्पा आया, पप्पा के पप्पा आया, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो सिंबल्स हैं, जो माउंटेन है और ट्री रेलिंग हो गया, आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं। और यहाँ पे वो लोग अच्छे से बता रहे हैं कि आसपास का किस उस टाइम पे क्या नेचर था। ये एग्जैक्टली ये कॉइन शो कर रहा है कि ये चीज़ें थी उस टाइम पे। उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि उस टाइम पे रॉयल ऑर्डर चलते थे, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें केयरफुल किया जाता था। तो ये एक सिंबल बहुत सारी चीज़ें शो करता है, ठीक है। जो भी उसको दिखा होगा वही चीज़ उसने उसमें शो कर दी। और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है कि सूखापन है, क्योंकि ये पेड़ पौधे ऐसे पत्ते नहीं दिख रहे ये वाले पेड़ में। तो इसका मतलब कि ये वाले, इससे पता चलता है कि जिस हिस्टोरियन ने इसको लिखा है उस टाइम पे सूखापन भी होता था। तो सारी चीज़ें ये एक कॉइन, ये जो कॉपर प्लेट है, ये ऐसे बता दे रहा है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो वेरियस एम्पायर और किंगडम एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट, सोशल ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, फाइनेंस एक्सेट्रा रिस्पेक्टिव टाइम। तो इससे हमें दिखता है कि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे क्लाइमेट कैसा था, उस टाइम पे सूखा था कि क्या था, और फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलते थे, फिर साथ ही में ऑर्गेनाइज कैसे होता था, लोग कैसे रहते थे, आपस में कैसे रहते थे। तो सारी चीज़ें ऐसे उसमें थे। तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में इंक्लूड किए गए। एंसेंट इंडिया लिटरेचर की बात किया जाए तो एपिक्स में जैसे कि रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, पुराण हो गए, जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हिस्टोरिकल अकाउंट हो गए, ये सारी चीज़ें जो इंडियन ऑथर और ट्रैवलर्स होते हैं, जो कि बाय फॉरेन ट्रैवलर्स जो होते हैं, वो सारे लोग इसके बारे में लिखे हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें ना हमारे हिस्ट्री का एक सोर्स है, इम्पोर्टेंट सोर्स हो जाते हैं। और राइटिंग ऑफ बायोग्राफी, अब बायोग्राफी में जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था, देखो बायोग्राफी मतलब कि जैसे कोई राजा है, अब डायनेस्टी चलता था, ठीक है। तो अब जैसे कि ये राजा राज कर रहा है, फिर ये राजा राज कर रहा है, तो ये डायनेस्टी सिस्टम चल रहा था। और उस डायनेस्टी सिस्टम में जैसे कि ये राजा है, तो कोई उसी के इधर का ही वो राजा के बारे में लिख रहा है कि राजा ऐसा है, राजा राजनीति ऐसे करता है। तो पहले क्या होता था कि पहले लोग है ना राजा की सिर्फ तारीफ़ें ही लिखते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों ने सोचा, जो हिस्टोरियन थे उन्होंने सोचा कि भाई हमको राजा के गुण और अवगुण दोनों बताने चाहिए। तो फिर राजा अच्छा है, राजा बुरा है, अब दोनों चीज़ें इसमें लिखना उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। जो रियलिटी था वो लिखना उन्होंने चालू कर दिया। फिर लोगों ने सोचा कि ये तो लिख रहे हैं, अब आसपास के जो हैं, आसपास के लोग कैसे कर रहे हैं, आसपास राजा के आसपास के जो लोग हैं, फिर सोसाइटी है, इनके बारे में भी लिखते हैं। तो फिर वो लोग ऐसे सारी चीज़ें लिखना चालू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे वो लोग लिखना चालू कर दिए। तो बायोग्राफी मीन्स क्या कि राजा के अगर कोई उसके बारे में लिख रहा है, राजा के बारे में, तो वो बायोग्राफी हो गई, ठीक है। अब ऑटोग्राफी क्या होता है, तो ऑटोग्राफी में क्या रहेगा कि राजा खुद ही अपने बारे में लिखवाता है कि मैं यहाँ युद्ध करने गया, मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, जो खुद के बारे में लिखवाता है उसे ऑटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि राइटिंग ऑफ बायोग्राफी ऑफ किंग एंड डायनेस्टी हिस्ट्री मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरोग्राफी। हर्षचरित जो है वो लिखा गया था 7वीं सेंचुरी में लिखा गया था। और बना भट्ट जो एक राजा था, हर्षा बायोग्राफी उसकी लिखी गई थी। बना भट्टा इज़ अ किंग, हर्षा बायोग्राफी। देखो
बन्ना भट्टा ने क्या किया, जो राजा हर्ष था उसके बारे में उन्होंने लिखा था। और पोर्ट्रेया रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग टाइम। राजा के टाइम पे किस तरीके से चीज़ें थी, सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन्स कैसे थे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ कैसे चलता था, पॉलिटिकल चीज़ें क्या चलती थी, वो सारी चीज़ें उसने लिखा था। जब उसने राजा की बायोग्राफी की तो सब में लिखा था उसमें। अब बात करते हैं, देखिए हमने एंशेंट की बात की कि एंशेंट में मतलब पुराने समय में क्या क्या चीज़ें थी। अब हम हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो देखो हिस्टोरियोग्राफी में क्या रहता था कि स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरंगिणी, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना 12 सेंचुरी में इसको लिखा गया था। और ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री लिखना। लेकिन ये चीज़ें जो कल्हाना है हिमसेल्फ से दैट ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिंग वेरियस सोर्स लाइक। अब देखो मॉडर्न टाइम आ गया ना, मेडिवल में क्या हुआ कि ये एक थोड़ा मॉडर्न टाइप आ गया। इसमें ये लोगों ने जो रियल है उसके बारे में लिखना चालू किया। इन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन किया, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, उसके बाद ही इन्होंने ये राजतरंगिणी ये जो हिस्ट्री है इन्होंने लिखी। इन्होंने बुक लिखी। कैसे लिखी, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इनको मिले, कॉइन्स मिले, रिमेन एंशिएंट माउंटेन्स दिखे, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स भी थे और लोकल ट्रेडिशंस भी था। और इसीलिए उन्होंने ये लिखा, ठीक है, क्योंकि सारे प्रूफ थे, क्रिटिकली इन्होंने एग्जामिन अच्छे से कर लिया था, तब जाके इन्होंने हिस्ट्री में मेंशन किया। और इन मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम। अब मेडिवल टाइम की अगर बात किया जाए तो हमारी कंट्री में मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम का रूल चलता था। और मुस्लिम लोग किससे इन्फ्लुएंस थे, अरेबिक भाषा से और पार्शियन भाषा। तो मतलब हमारे भारत में अरेबिक और पार्शियन भाषा चलती थी, ठीक है। और अरेबिक और पार्शियन भाषा में इतिहास लिखा जाता। तो कई लोग थे जैसे कि अमोंग देम जियोद्दीन बारानी होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस। तो मेडिवल टाइम में जियोद्दीन जो बारानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कि उसने जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके बारे में भी उसने क्या किया, हिस्ट्री, उनके बायोग्राफी लिखना चालू किया, उनकी हिस्ट्री कि ये राजा है, ये राजा कैसे राज करता था। तो जैसे कि तारीख ए फिरोज शाही, ये बुक उन्होंने लिखी थी, तारीख ए फिरोज शाही, और इन्होंने खुद लिखी थी ये बुक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से कि हिस्टोरियन ड्यूटी इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू रिकॉर्डिंग द रूलर वेलर और पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, बट ही शुड आल्सो राइट अबाउट द रूलर फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसी। तो ये जो ये थे जियोद्दीन थे, जिनके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया, जिन्होंने मेडिवल पीरियड में लिखा जब मुस्लिम का रूल चल रहा था हमारे कंट्री में। तो इनका मानना था ऐसा कि राजा क्या अच्छे गुण, राजा अच्छा कर रहा है, राजा अच्छी पॉलिसी ला रहा है, राजा लोगों का भलाई कर रहा है, ये तो लिखना ही चाहिए हमें। लेकिन अगर कोई इनकरेक्ट पॉलिसीज़ लाता है या फिर कुछ बुरा करता है अपने प्रजा के साथ, या फिर कुछ भी एक्शंस बुरे लेते हैं, अच्छे एक्शंस ले रहा है, बुरा एक्शंस ले रहा है, सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी है, किस में, हिस्ट्री में, ऐसा इनका मानना था। और इनकी जो ये बात थी, और तो फिर बरानी फर्दर से दैट हिस्टोरियन, अब बरानी एक और थे, तो उन्होंने कहा जो ये जियोद्दीन बरानी वो एक ही हैं, ठीक है। तो बरानी का एक और चीज़ कहना था कि हिस्टोरियन शुड आल्सो टेक कंसिडरेशन इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ वॉइस द लर्न एंड सेंट ऑन कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। वो ये भी कहते थे कि जो लोग होते हैं उस सोसाइटी के, जिस राजा में राज कर रहा है राजा की जो सोसाइटी है, जिस प्रजा है उसकी, वो और वहाँ के जो लोग हैं उनसे क्या क्या टीचिंग है, मतलब बड़े बड़े जो महान लोग होते हैं उस राज्य में, है ना, जो अच्छे साधु लोग होते हैं, उनकी टीचिंग लेना है, और वो क्या बोलते हैं, उनका जो सिखाते हैं वो सारी चीज़ें, फिर संतों का सिखाया हुआ, फिर उनकी कल्चरल लाइफ जो है, लोगों की लाइफ जो है, ये सारी चीज़ें ना आपको
लिखनी है, अपने हिस्ट्री में सारी चीज़ें लिखनी हैं। और ये ऐसे करके इन्होंने क्या किया, हिस्टोग्राफी को थोड़ा स्कोप दिया। स्कोप क्यों दिया? बिकॉज कि देखो पहले लोग हिस्ट्री लिखते थे, ठीक है, अब हिस्ट्री लिखा तो एक लिमिटेड ही स्कोप था कि तारीफ करना, बस इतना ही। लेकिन राजा की बुराई, अगर हर एक इंसान में अच्छा बुरा होता है तो बुरा नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा, आप आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा। तो ये जियोद्दीन जो बारानी थे, इनका मानना था कि भाई तुम सब लिखो, जो रियल है वो सब लिखो, साथ ही में सोसाइटी कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, प्रजा कैसे हैं, मंत्री कैसे हैं, पंडित कैसा है, पुरोहित कैसा है, सब लिखो तुम सब, ठीक है। और फॉर द हिस्टोरियन इन मुगल कोर्ट प्रेजिंग द एम्पायर एंड एग्जिबिशन लॉयल्टी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट and the custom of adding suitable poetic quote and beautiful picture was also introduced। अब राजा के दरबार में बहुत सारे पोएट आते थे, बहुत सारी चीज़ें आते थे, उनका भी रिकॉर्ड इसमें उन्होंने किया। अब यहाँ पे अलबुरानी की बात करते हैं। डू यू नो, चलो देखते हैं क्या जानते नहीं हम। अलबुरानी रोट इन अरेबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ। इन्होंने अरेबियन भाषा में भारत के नॉलेज, इंडियन नॉलेज और सोशल लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा, और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। और यहाँ पे उन्हीं किताबों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हसन निज़ाम, ताजमा असीर, मीनाजी सिराज, तबकी नजारी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने लिखे थे, आमिर खसरो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। एंड ये सारे जो थे ये इम्पॉर्टेंट, ये लोग ना सल्तनत के पीरियड, जो उस पीरियड का जो इंफॉर्मेशन था वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, जो फॉरेन लोग ट्रैवल करके आते हैं ना, उनका भी अकाउंट रखते थे कि कौन सा इस इंडिया कंट्री में कौन कौन आए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखते हैं। और ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है, जिनमें से इब्न बटूटा, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, ऐसे बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो ये देयर अकाउंट प्रोवाइड अस विथ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिवल इंडिया, कि ये लोग आए तो उन्होंने किताब लिखी, तो उनकी किताब से हमें पता चला भाई कि ये उन्होंने ये रिकॉर्ड करके रखा था, ठीक है। तो इससे हमें ये इतनी सारी चीज़ें पता चली कि मुग़ल हिस्ट्री में कौन कौन आया था। अब बात करते हैं, थोड़ा बाबर की ओर ध्यान देते हैं। तो देखो, जब हम मुग़लों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बाबर की आ जाती है। तो द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर कौन है? तो बाबर है भाई, हाँ। और बाबर उस टाइम पे क्या करता था कि खुद की बायोग्राफी वो खुद ही लिखवाता था। वो जहाँ जाता, जो भी काम करता, वो खुद की ऑटोग्राफी लिखवाता। ऑटोग्राफी मतलब कि वो खुद अपने बारे में खुद लिखता था, ठीक है। अभी तुजुक ए बाबरी, उसने ये टाइटल डाला था उस बुक का, ठीक है। और उन्होंने ये लिखा था, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स उसने करवाए थे, ऑब्जर्व। तो वो जब लिखता था तो खुद जो जो किया उसने खुद ऑब्जर्व करता था। और रीजन, सिटीज़, कहाँ कहाँ वो गया ट्रैवल करने, इकोनॉमी कैसी है उसके राज्य की, कस्टम्स कैसा है, फ्लोरा मतलब कि पेड़ और एनिमल्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पे वो देखता था। और वो सारी चीज़ें जो रियलिटी थी वही चीज़ें वो बाबर क्या करता था, अपनी हिस्ट्री में, अपनी जो बुक थी वो लिखता था, जिसमें ऑटोग्राफी में वो सब उसमें डालता था, ठीक है। अबुल फजल अकबरामा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। क्रिटिकल हिस्टोग्राफी में अकबरानामा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, और ये क्या करता था कि जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट है, जो रियल है, वही डॉक्यूमेंट को इसमें रखता था, ठीक है। लेकिन जो बायस हैंस रियलिस्टिक, तो जो रियल थे उसकी चीज़ों में देखा जाता था। बाखार क्या है ये? तो देखिए, मुग़ल के टाइम पे भी मतलब अब यहाँ पे बाखर का मीनिंग क्या होता है कि इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, और ये मेडिवल टाइम पे था, जो मध्ययुगीन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे था। और एलोजिस्ट ऑफ हीरोज़ एंड स्टोरीज़ एंड हिस्टोरिक इवेंट, बैटल्स हुए, युद्ध हुए, ग्रेट मैन थे वो, ऐसे ये सारी चीज़ों के बारे में बताना। बाखर का मतलब होता है कि उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, ठीक है। तो यहाँ पे इयोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ? तो देखो,
इयोलॉजिस्ट मतलब कि कोई मर गया और उसके बाद उसके बारे में उसकी तारीफ़ें करना, उसके बारे में बताना भाई ये अच्छा आदमी था और उसके बारे में लिखना, ठीक है, उसे इयोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं मराठी बाखरास आर वेरियस टाइप ऑफ सभासद बाखरास। अब यहाँ पे मराठी बाखरास में आ गए हम। यहाँ का तो मेडिवल हुआ, अब हम थोड़ा मराठी में आते हैं। तो यहाँ पे सभास बाखरवाल उन्होंने लिखा था, कृष्णाजी अनंत सभास उन्होंने इस बारे में लिखा था। छत्रपति राजा राम महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज कौन है? तो शिवाजी के है ना बेटे। तो उन्होंने ये लिखा था सभासद बाखर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बाखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। इसमें इसके बुक में है ना, उन्होंने ज़्यादातर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का रूल का कैसे रूल चलता था वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी है, ठीक है। अब आते हैं भाऊ साहेब बांची बाखर। भाऊ साहेबांची बाखर ये जो बुक है ये डिस्क्राइब करती है, बताती है बैटल ऑफ पानीपत के टाइम की, कि जब पानीपत का युद्ध हुआ था उस टाइम के बारे में। अनदर बाखर एंटेल पानीपत बाखर उस इज ऑल्सो सेम इवेंट, सेम ही था वो, ठीक है। होलकरांची काइफियत, इसमें भी इंफॉर्मेशन हमें ये बुक में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि होलकर लोगों के बारे में, कि उनका कंट्रीब्यूशंस कितना था, मराठों के रूल्स में कितना वो कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो बाखर कैन डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स। बाखर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उसमें बायोग्राफी पे आप समझ लो कि उसमें राजा की बायोग्राफी भी रहेगी और फिर डायनेस्टिक हिस्ट्री भी रहेगी, इसके बाद ये बेटा आया, फिर इस बेटा ने ऐसा राज किया, फिर ऐसा किया। तो बाखर में मतलब सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, कि उस टाइम पे इवेंट कैसे थे, क्या क्या चीज़ें होती थी। और फिर ऑटोग्राफी, राजा ने अगर खुद की ऑटोग्राफी लिखी है तो वो भी चीज़ें इस बाखर में इंक्लूड हो जाएंगी, बाखर में ही आएगा ये सारी चीज़ें। रिगार्डिंग ग्रेवियंस किसी को दिया, या फिर माइथोलॉजी की बात करें, गॉड वगैरह से रिलेटेड बात करें, या फिर स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि राजा जब था तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, है ना। तो सारी चीज़ें बाखर मतलब कि सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे लिखा जाता था। चलिए अब हमने मेडिवल की बात कर ली, मोमेडियन लोग आए थे, मुग़ल लोग किस तरीके से किए, सारी बात कर ली। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न की बात करें तो इन द 20th सेंचुरी की बात है, इंडियन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस की बात कर रहे हैं। रिसर्च स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश लॉ। देखिए 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं, तो जो हम ब्रिटिश थे उन्होंने हड़प्पन कल्चर में देखो उन्होंने खुदाई की, उन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाले, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश लोग की चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर चुनिगम था वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था आर्कोलॉजिकल सर्वे का हमारे भारत में, ठीक है। और उसने चूज़ किया साइट जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में था, बुद्धिस्ट के पर्पस से, कि बुद्धिस्ट में लिखना है, ये पर्पस से वो इधर आया था। और उसने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसने डिस्कवर किया, टाइम भी डिस्कवर किया कि किस टाइम पे आया रहेगा, ये सारी चीज़ें सर जॉन मार्शल ये लोग ने डिस्कवर किया है इसको। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी एंटीक्वेट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस 3rd मिलेनियम BCE इवन अर्लियर। 3rd मिलेनियम BCE की बात है कि उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ रहेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन आया रहेगा, तो ये ब्रिटिश लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है। ये भाई साहब अलेक्जेंडर चिनुगम है और ये जॉन मार्शल है। तो मैनी ब्रिटिश, बहुत सारे मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, देयर राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब बहुत सारे ब्रिटिश आए हमारे कंट्री में, और अब पोस्ट की बात कर रहे हैं, मॉडर्न की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए बहुत सारे ब्रिटिश आए और उन्होंने हमारे इंडिया में रह के उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखी, ठीक है, इंडियन हमारे भारतीयों की हिस्ट्री लिखी। और उसमें उन्होंने बताया बहुत सारा प्रभावित जो करने वाली चीज़ें थी उनके लिखावट में जो दिख रही थी वो थी कि किस तरीके से पॉलिसी चल रही थी, ब्रिटिशों की पॉलिसी चल रही थी, कॉलोनियल पॉलिसी चल रही थी, कि कंट्रोल करना, है ना, दबा के रखना, ये सारी चीज़ें।
कॉलोनियल का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा इंडिया डाइवर्सिटी था ना, तो डाइवर्सिटी थी, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज, तो अलग अलग लोग थे। इसलिए ना ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि जो अलग अलग थे, जैसे मारवाड़ी लोग हो गए, ठीक है, तो उनके पास जाते, वहाँ पे रहते और उन्हीं के लोगों को अपने अंदर जॉब में रख लेते और उन्हीं को कंट्रोल करने लगते, ठीक है। ऐसे कॉलोनियल करते गए, ठीक है। तो उस यही चीज़ जो ब्रिटिश लोग, ऑफिशियल ब्रिटिश लोग थे, तो जिन्होंने लिखा है इंडिया हिस्ट्री के बारे में, उसमें ये चीज़ डिस्प्ले होती है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखता है इसमें, ठीक है, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश के बारे में। 3 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 3 वॉल्यूम मतलब कि 3 किताबें लिखी गई हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये किताब का नाम है और 3 किताबें ऐसे लिखी गई। और इस किताब को लिखने वाले थे जो जेम्स मिल, जिन्होंने अब ये किताब को पब्लिश किया 1817 में। और ये पहली किताब थी इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशों के द्वारा जो लिखी गई। ब्रिटिश जो हिस्टोरियन था, लिखने वाला भी ब्रिटिश था, वो था जेम्स मिल, और इसने पहली बार ये किताब पब्लिश की है हमारे भारत की। ये पब्लिश हुई है 1817 में, ठीक है। और ये क्लियरली इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था कि इस ब्रिटिश ने क्या किया। ये जो ब्रिटिश आपको दिख रहा होगा ना, इसने अपनी किताब में, जब हम इंडियन हिस्ट्री की लिख रहा था इसने, तो उस किताब में इसने हमारे कल्चर, हमारे लोगों के बारे में मतलब नीचा दिखाना, और मतलब उसके लिखावट से समझ में आ रहा था कि भाई ये बंदा इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है और सम्मान नहीं करता है और टोटली नीचा दिखाता है, ऐसा खुद को बहुत वो मानना, ऐसा इसकी लिखावट से दिख रहा था, बुक में ऐसा था, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टार्ट एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इसने भी लिखी और इसने पब्लिश की बाद में किताब 1841 में, ठीक है, इसने पब्लिश की। फिर मराठा एम्पायर आया। अब मराठा एम्पायर आया जो, तो वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ग्रैंड डफ जो था, है ना, स्टैंड आउट अमॉन्ग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। इसने, ग्रैंड डफ ने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा, तो इसने किताब लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ मराठा, अ हिस्ट्री ऑफ मराठा। किसने लिखी हिस्ट्री ऑफ मराठा की किताब? तो ग्रैंड डफ ने, ठीक है। अब ग्रैंड डफ ने ऐसी 3 किताबें लिखी थी हिस्ट्री ऑफ मराठा के ऊपर। तो उसने लिखा, उसके बाद में इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के बारे में लिखा कि लोगों के कल्चर के बारे में, कि यहाँ का कल्चर कैसा है, किस तरीके से है। साथ ही में उसने सिमिलर टेंडेंसीज विटनेस इन कॉलोनी टॉड राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री, उसने राजस्थान हिस्ट्री भी लिखी कि किस तरीके से कॉलोनी टॉड हो गई थी। तो कॉलोनेल टॉड जो हैं, इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है। कौन? ये भी ब्रिटिश ही है, कॉलोनेल टॉड, ठीक है, कॉलोनेल टॉड, इसने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। और ये 2 किताबें इसने लिखी, 2 किताबें फिर विलियम के द्वारा लिखी गई, ठीक है। विलियम विल्सन हल्टर जो थे इंडियन हिस्ट्री में, उन्होंने सम व्हाट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे उन्होंने लिखी। तो गाइज़ यहाँ पे हमने नीलकंठ जनार्दन कीर्ताने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इन्होंने, ये हमारे 2 इंडियन हिस्टोरियन थे जो इतिहास लिखने वाले थे, और इन्होंने अपना लिखा और इन्होंने अपनी लिखावट में एक्सपोज किया कि लिमिटेशन ऑफ ग्रैंड डफ राइटिंग, कि जो ग्रैंड डफ ने हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा ना इन्होंने, तो उसने अपनी, ग्रैंड डफ ने क्या किया कि अपनी इस हिस्ट्री में इंडिया ऐसा है वैसा है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू माने, उसने इंडिया को समझा ही नहीं, बिना समझे ही उल्टा फुल्टा उसने लिख डाला। तो इन्होंने, ये जो 2 हमारे हिस्टोरियन थे, इन्होंने अब कोशिश की, इन्होंने खुद बुक लिखा, हिस्टोरियन बने और इन्होंने बुक लिखा, और उसमें उन्होंने बताया कि कितना ये जो ऑफिसर लोग हैं, जो ये ग्रैंड डफ है, ये गलत समझते हैं इंडियंस को, इंडियन का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें फिर इंडिया के बारे में इन्होंने भी लिखी। अब हमने पहला तो पॉइंट हमने फिनिश कर दिया। अब हमारा जो लास्ट है
2.2 वो है इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो देखिए इंडियन हिस्टोग्राफी और बहुत सारी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में जाएंगे जहाँ पे कि हमारे इंडियन के व्यू भी हम समझेंगे। तो गाइज़ इसमें हम लोग जानने वाले कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बोला कि कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में यहाँ पे जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी इंडियन हिस्ट्री लिखी। तो बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो आते थे भारत में और कंट्री में आते थे, उनको भेजा जाता था, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भेजा जाता था। तो वो आते थे तो उनको तो लिखने का शौक़ होता था, पढ़े लिखे थे, तो इसलिए वो लोग ना अपने कंट्री के बारे में ना उनकी लिखावट में, जब वो इंडिया के बारे में लिखते हैं ना तो उनकी लिखावट में कंट्री को पसंद ना करना, कंट्री नीचे लोग हैं, इनको बुद्धि नहीं है, इनका कल्चर महाघटिया है, हंसना, ये सारी चीज़ें ना रिफ्लेक्ट हो रही थी उनकी लिखावट में। और उनकी राइटिंग में टोटली दिख रहा था जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल चल रहा है। और वो लोग के लिखावट में ये दिख रहा था कि हम इनका भला कर रहे हैं, ऐसा चीज़ें दिख रहा था। ठीक है, तो ऐसी 5 किताबें उन्होंने लिखी थी और पब्लिश की थी 1922 से लेकर 1937 तक इन्होंने किताब पब्लिश की थी। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब पब्लिश की थी। ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का कि किस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये हिस्टोग्राफी का एग्जाम्पल है। हिस्टोग्राफी का सिंपल मीनिंग है कि कोई चीज़ देखो और उसको फिर लिखो, उसे हिस्टोग्राफी बोलते हैं। तो इतिहास जो लिखने वाले हैं वो इस तरीके से इतिहास लिख रहे थे। गाइस हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, भाई पढ़ जो रहे हैं वो रियलिटी वाला चाहिए ना अपने को, तो ऐसी चीज़ें थी। तो हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहा होगा कि भाई इतिहास कैसे ये इतिहास होता क्या है और इतिहास कौन लिखता है ना। तो देखिए इतिहास कौन लिखता है, आप भी इतिहास लिख सकते हैं, आप ही हिस्टोरियन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, बहुत सारे मैनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन इन कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत सारे ब्रिटिश ऐसे थे जिनको लग रहा था कि हमें कंट्री के बारे में जानना चाहिए, है ना, बहुत इंटरेस्टेड थे अलग अलग नई नई चीज़ों के बारे में। तो जितनी भी ईस्ट कंट्री थी, देखिए वेस्ट कंट्री मतलब यूरोप, जर्मनी, यहाँ तरफ का हो गया। ईस्ट मतलब चाइना, रशिया, इंडिया, ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इंडिया जो ईस्ट कंट्री है उनके बारे में इंटरेस्टेड थे। तो वो स्कॉलर लोग क्या करते थे, उनको वो एडमिनिस्ट्रेशंस में थे तो वो लोग ना आते और ओरिएंटलिस्टिक ऐसे स्कॉलर्स को हम लोग ओरिएंटलिस्टिक बोलते हैं, बिकॉज कि उनका पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं, बस वो नई चीज़ें देख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है, उन चीज़ों के बारे में समझते हैं और फिर लिखते हैं, ऐसे हिस्टोरियन थे। तो ओरिएंटलिस्टिक स्टडी सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत, तो ऐसे लोगों को बहुत था, उनको खोज थी कि भाई साथ जो भी लैंग्वेजेस हैं इनका मेन मदर कौन है भाई। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि संस्कृत संस्कृत से सभी भाषाएं निकली हैं, उनको पता चला। और वैदिक ट्रेडिशंस और संस्कृत लिटरेचर सेम ही है। उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे फोकस किया कि भाई ये मेन एंशेंट लैंग्वेज, पुरानी भाषा है, तो ये पूरे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, मतलब कि सारी भाषा इसी से ही निकली हुई हैं, ऐसे उन्होंने फाइंड आउट किया। फिर 1784 में जो सर विलियम जोन्स था उसने पता किया एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। क्या हुआ कि जो ये लोग ऑफिसर थे, ठीक है, इनको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही आने के लिए परमिशन थी, तो ये आए तो इन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी बनाई जिसमें कि जितने भी ईस्ट कंट्री है ना, विश्व की जितनी भी ईस्ट कंट्री है उन सभी ईस्ट कंट्री के नई नई चीज़ों को जानना, उनकी संस्कृति, उनका लिटरेचर, सब नई नई चीज़ों को एनालिसिस करना और फिर उसका हिस्ट्री लिखना, बुक लिखना। तो कोलकाता में इसका ये लोगों ने स्थापित किया ऑफिस और इन्होंने रिसर्च चालू करवाया। ठीक है, और ऐसे ओरिएंटलिस्टिक स्कॉलर जो थे जिनमें से फ्रेडरिच मैक्स मुलर थे, जिन्होंने डिज़र्व किया, तो
मेंशन इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज मोस्ट अनस्टेंड लैंग्वेज। तो इन्होंने देखा कि संस्कृत जो है बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है और संस्कृत बारे में बहुत ही डीपली इन्होंने गए संस्कृत लिटरेचर के उसमें, और ये पहली लैंग्वेज है और इसीलिए इन्होंने ट्रांसलेट किया संस्कृत भाषा को और संस्कृत के जो वेद वगैरह थे उन सभी को ट्रांसलेट किया। हितोपदेश मतलब कि आपके हित के लिए, है ना, आपके हित के लिए, उपदेश मतलब उपदेश, तो आपके हित के लिए उपदेश, तो ऐसा एक बुक इन्होंने लिखा। एंड ही वॉज द एडिटर 15 वॉल्यूम ऑफ सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, और उन्होंने ये जो बुक का नाम लिखा सीक्रेट ऑफ बुक ईस्ट, और 50 किताबें इसके ऊपर लिख डाली। एंड ही आल्सो कंप्लाइड ऋग्वेदा, उन्होंने ऋग्वेदा के ऊपर जो हमारे जितने भी ग्रंथ थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इन सभी के बारे में उन्होंने लिखा और उसे जर्मन भाषा में क्या कर दिया, कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, जर्मन भाषा में इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। किसने किया, तो फ्रीडरिश मैक्स मुलर ने किया। ठीक है, और लेटरली एडवर्ड सेड स्कॉलर हु हैज़ रीएवेटेड द ओरिएंटलिस्टिक राइटिंग हैज़ थ्रोन लाइट एंड इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या किया कि जो पुरानी चीज़ें थी उन पे एक प्रकाश डाला, है ना, एक लाइट डाली, इंटरेस्ट लाया और उन्होंने सारी चीज़ें लिखी और उन्होंने जर्मन भाषा में लिखा। अब सोचो कि जर्मन भाषा में अपने जितने भी वेदास थे वो सब लिख डाले, मतलब कुछ तो होगा भाई अपने वेदा में, है ना। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफियों की बात करते हैं। नेशनलिस्टिक का मतलब ही होता है एक ऐसा हिंदू जो पूरी तरीके से अपने आप को हिंदू मानता है और पूरा जोश में है, उसे बोलेंगे हिस्टो। वो अपने अलावा बाकियों को नहीं जानता, बाकी लोग दुष्ट, हम अच्छे, हम हिंदू, ऐसा, तो इसे नेशनलिस्टिक बोलते हैं कि पूरी तरीके से। तो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, कुछ ऐसे नेशनलिस्टिक थे, पॉलिटिक्स में थे कि वो अपने उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पता किया कि भाई ब्रिटिश लोग तो हमारे इधर हमारा बुरा बुरा ही लिख रहे हैं अपनी किताबों में। ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में ये लोग क्या थे कि ये लोग ना ब्रिटिश के ही स्कूलों में पढ़े और फिर आके समझा अच्छे से और फिर उन्हीं के खिलाफ उन्होंने लिखा, बिकॉज कि वो गलत कर रहे थे इसलिए। ठीक है, तो राइटिंग इंडियन हिस्टोरियन हु वेर ट्रेन इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, उनको एजुकेशनल सिस्टम उधर से ही पढ़ के वो आए थे और जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से हमारे कल्चर और हमारे इसके बारे में ये ऐसा लिख रहे हैं, तो फिर उन्होंने मतलब क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने खुद इन्होंने हिस्ट्री लिखना चालू किया, जिसे हम नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी बोलते हैं। इसमें नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में एक और चीज़ है कि इन्होंने ब्रिटिशों को तो क्रिटिसाइज़ किया कि बाबा वो नहीं बराबर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री में हमारे लिए नीचा दिखाना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे कल्चर का सम्मान नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो फिर ये जो एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में वो लोग जो हिस्टोग्राफी का मेन रूल क्या है कि जो रियलिटी होनी चाहिए, पूरा क्रिटिकली एग्जामिन होना चाहिए, वही चीज़ आप लिखो हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, इसे नेशनलिस्टिक में ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। और जो नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर बाय विष्णु शास्त्री चिपलुकर से इंस्पायर हुआ ये। और फिर ही क्रिटिसाइज प्रोजेटाइज ऑफ हिस्ट्री एंसेंट इंडिया, जैसे कि मैंने पहले बताया, रिटन बाय ऑफिसर। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन ट्रेक टू सिंक गोल्डन एरा इन इंडियन हिस्ट्री, तो ये गोल्डन एरा माना जाता है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन को। और फिर उन्होंने बताया यहाँ पे कि उन्होंने ब्लेम किया, इग्नोर किया कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ, मतलब कि जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे ये लोगों ने इग्नोर किया है क्रिटिकल एनालिसिस को, जो कि हिस्टोरिकल के लिए ट्रूथ था, वो चीज़ इसमें नहीं लिखी। महादेव गोविंद रनाडे जो थे, रामकृष्ण गोपाल भरनाथकर, ये सब नाम है, दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, ये सारे नाम हैं, ये सारे लोग हैं जो कि नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन हैं और एक लीडर्स भी थे अपने देश के लिए। उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए। क्या आप जानते हो जस्टिस महादेव जो गोविंद रानाडे है, अभी जो हमने बात की उनकी, नेशनलिस्टिक से जो हिस्टोरियन थे, इनके बैकग्राउंड की बात किया जाए तो इन्होंने महाराष्ट्र जो एम्पायर है वो रातों रात खड़ा नहीं हुआ है। उनका मानना है, वो कहते हैं कि रातों रात नहीं किया, इसको बहुत स्ट्रगल किया तब जाके ये महाराष्ट्र एम्पायर जो मराठा पावर है ये हुआ है।
अब बात करते हैं वीके राजवाड़े के बारे में। वीके राजवाड़े जो थे उन्होंने मराठी में लिखा है और मराठी सब्जेक्ट में उन्होंने हिस्ट्री, लॉन्गिस्टिक एंड एटोमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे से ध्यान में रखते हुए एक हिस्ट्री कैसे लिखनी चाहिए, एक ट्रूथ होना चाहिए, एक सच्चाई होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें थीं और इन्होंने वो हिस्ट्री लिखी और उन्होंने 22 ऐसे किताबें लिखी और उस किताबों में मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने ऐसे 22 किताबें उन्होंने लिखी। और यहाँ पे हिस्ट्री जो है उसमें इमेज ऑफ पास्ट की सोसाइटी, और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में हमें ये युग पॉलिटिकल इमेज, कंस्पायरेशन, वॉर, सिनेजर ये तो डालना ही चाहिए, साथ ही में बहुत सारी चीज़ें उसमें डालना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बात की। अब इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स, कि जो ओरिजिनली है, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो जिसमें एविडेंस भी है, सच्चाई भी है, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा कॉइन्स का देखा, प्लेट को ऊपर प्लेट का देखा था, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब आप उसको हिस्ट्री आप लिख सकते हो। ठीक है। अब जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी था उसने हेल्प किया ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंडियन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश, कि इनका जो लिखने की वजह से क्या हुआ कि 1857 में हमारा पूरा इंडिया, इनकी जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन थे, इनके लिखने की वजह से हमारा जो पूरा इंडिया है, उनके लिखने का इतना इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभाव हुआ कि पूरा इंडिया एक साथ आके खड़ा हुआ और कहा कि हमें ब्रिटिश नहीं चाहिए, ब्रिटिश को भगाओ। विद्रोह का पहला पड़ाव चालू हुआ। ठीक है, ये वही टाइम था। और दामोदर सावरकर, जो विनायकर दामोदर सावरकर हैं, ये इनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उसमें जो कि सच्चाई थी, और इन्होंने बताया कि, और फिर इससे क्या हुआ कि साउथ रीजन, जो साउथ साइड का था, जोग्राफिकल कंडीशन में जितनी मतलब चीज़ें थी वो सारी, सब लोग आके सपोर्ट खड़े हो गए। ठीक है। हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस डे, देखिए अब तो हमारा ये हमने बात कर ली इधर के, अब पोस्ट है मतलब कि आज़ादी के बाद का। अब हम हिस्टोग्राफी आज़ादी की बात, मतलब इतिहास लिखा जा रहा है आज़ादी के बाद का, तो कैसे होता है। नाउ अलोंग विथ डायनेस्टिक हिस्टोरिकल, जब डायनेस्टिक की बात करते हैं मतलब कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, है ना, तो उसमें कल्चर हो गए, फिर सोशल हो गया, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई। किसमें, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सारी चीज़ें लिखी गई। और जो स्कॉलर थे, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद के जो भी स्कॉलर्स थे, तो उनको ऐसा फील हुआ कि हम ये सारी चीज़ें तो लिख रहे हैं लेकिन कम्युनिटीज़ हो गई, साइंस हो गया, साइंस इकोनॉमिक सिस्टम हो गए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई, इनको तो हमने डाला नहीं। हमें ये सारे एक्सपेक्ट को अपने जो हिस्ट्री लिख रहे हैं उन सब में इनको भी डालना चाहिए। तो आप देख रहे हो हिस्टोग्राफी का कितना स्कोप ऐसे बढ़ रहा है। पहले छोटा छोटा कवर कर रहे थे, अब बहुत सारी चीज़ें वो हिस्ट्री में लिखना चालू किए। अब हिस्टोग्राफी में जो पोस्ट इरा में मेजॉरिटी जो इन्फ्लुएंस हुआ वो चीज़ें थी आइडियोलॉजिकल स्कूल, जिसमें कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री थी, और जो था सबल्टन हिस्ट्री थी, और फेमिनिस्ट हिस्ट्री थी। देखो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट का राज, यहाँ पे ना मार्क्सिस्ट में यही चीज़ थी कि जैसे अपर लेवल, हमारी सोसाइटी में 3 क्लास होती है, एक रिच, मिडल और फिर तीसरी है पुअर। ठीक है, तो ये जो रिच वाले हैं कुछ 4-5 लोग रहते हैं और ये पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं किसको, जो लोअर लेवल है। ठीक है, तो लोअर लेवल को ये पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि भाई आप ये जो कंट्रोल कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ों को चेंज करो। ये चेंज करने की ये जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि कोई गिने चुने लोग हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को, पूरे कंट्री को, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस तरीके से यहाँ पे जो ये लोग हैं आप लोग देख सकते हैं, दामोदर दामोदर गोस्वामी, फिर कामराज श्रीपाद, अमृत डांगे,
ये सारे लोग कैपिटलिस्ट को विरोध करते थे। और ये लोग किस मेंबर के बने, तो ये कम्युनिस्ट मेंबर के बन गए। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि सबको इक्वली प्रोवाइड करो पावर। आप क्या करो, सबको इक्वली प्रोवाइड करो पावर। और इसलिए ये जो सारे लोग थे ये कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए। ठीक है, और इसको लिखा है रिप्रेजेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में इस बुक को लिखा गया, जो बुक थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लैवरी, ये बुक को लिखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम सबल्टन की बात करें तो जैसे कि बोला गया बॉटम ऑफ द रैंक, सोसाइटी के मेन लोअर लेवल की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लोअर लेवल की बात हो रही है, ये रिच है, ये लोअर लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इटालियन हिस्टोरियन थे जैसे कि एंटो ग्राम्स्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज कि इन्होंने एक आइडिया डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। ये कहते हैं कि आप हिस्ट्री जो लिखते हो तो स्टार्ट करो, मतलब स्टार्ट करो नीचे से लेके ऊपर तक जाओ, शुरुआत से आप लो, छोटे लेवल से लो और पूरा बड़े लेवल तक ऐसे ही हिस्ट्री लिखो आप, ऐसा ये बोले। ठीक है, फिर फोल्कारे जो फोल्क लोरे थे हैज़ बिन कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबल्टन हिस्ट्री। इन्होंने कंसिडर किया इस हिस्ट्री को कि बाबा ये भी इस बात सही है। और रंजित घुआ ये इंडियन हिस्टोरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्होंने स्टैब्लिश किया सबल्टन हिस्ट्री को। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग से लेके लो लेवल से लेके बड़े लेवल तक पूरा लिखा इन्होंने। ठीक है, सबल्टन में आइडियोलॉजी थी कि बाबा जो लो सोसाइटी में पुअर कास्ट के हैं, जो नीची जाति के हैं, इन सब को आपको ना आगे लाना है, इक्वल में लाना है। जैसे कि इसमें आप महात्मा ज्योतिराव को देख सकते हो कि ज्योतिराव फुले जो कि एजुकेशन के लिए, औरतों को एजुकेशन अलाउड नहीं था, तो ये लोग औरतों के लिए एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर ले आए। जो छोटे लेवल के थे ना, औरतों को एजुकेशन नहीं मिलता था, पढ़ना अलाउड नहीं था, तो उनको पढ़ने के लिए ये लोग सपोर्ट करने लगे। इनकी सबल्टन का मतलब ही होता है बॉटम लेवल का, तो बॉटम लेवल की हिस्ट्री बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद नीची जाति के और थे और बाकियों को भी आगे लाना था उनको, बिकॉज ये एजुकेटेड थे और ये चाहते थे सब हों, सब आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा फुले की। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि महात्मा फुले लिखे हैं, तो हिस्ट्री में जो शूद्र से भी बहुत शूद्र, ऐसे जो छोटे लेवल के लोग थे तो उनको आगे बढ़ाना, तो इसके बारे में उन्होंने हिस्ट्री लिखी। फिर गुलामगिरी नाम की एक बुक लिखी उन्होंने। ठीक है, शूद्रा और जो औरतों के साथ एक्सप्लॉयटेशंस होते थे, अत्याचार होते थे, और नीचे जातियों के साथ भी अत्याचार होते थे, और जो शूद्र से भी और शूद्र थे उनके साथ भी होते थे, तो उनको किस तरीके से, मतलब ऐसे लोगों को जो लो हैं, नीचे हैं, जो दुखी हैं, उनको सपोर्ट करना, तो उनके लिए एक बुक उन्होंने लिखी और हिस्ट्री गुलामगिरी नाम से। ठीक है, द रोल ऑफ पीपल बिलोंगिंग दलित, जो दलित कास्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक नया ही कॉलेज बनाया कि उन्होंने बोला कि भैया इनका तो हम लोग करेंगे, है ना। तो वी वर शूद्र एंड वी अनटचेबल में साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सबल्टन। तो हिस्ट्री ऑफ सबल्टन में जो अनटच थे, जिनको छुआ नहीं जाता था, ऐसे लोगों को, तो वो सारे लोग सबल्टन हिस्ट्री में आ जाते हैं, जो शूद्र थे, अनटचेबल थे। और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनको प्रमोट करने के लिए आर्टिकल में फिर उन्होंने लिखा ही। ठीक है, और इसलिए आज भी रिजर्वेशन मिल जाता है ना। अब फेमिनिस्ट हिस्ट्री की बात करें तो ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर वेर इन्वॉल्व राइटिंग इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे आदमी लोग ही लिखते थे, है ना। वुमेन कहाँ थी वहाँ पे, उन्होंने लिखा, उन्होंने ये किया, वो किया, उन्होंने अचीवमेंट किया, ये सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। लेकिन वुमेन का बिल्कुल टोटली इग्नोर किया जाता था, औरतों का हिस्ट्री में लिखा नहीं जाता था, और औरतों को लिखा नहीं जाता था। और औरतों को लिखा जाए, इतिहास में औरतों का भी नाम आया, औरतों ने भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। और यही पोजीशंस के लिए इधर ताराबाई, ठीक है, तो ताराबाई शिंदे, इन्होंने लिखा बुक, उन्होंने अमॉन्ग वुमेन ऑथर थी वो, और उन्होंने लिखा 19th सेंचुरी में। उन्होंने ताराबाई शिंदे ने बोला कि भाई हमको भी लिखना चाहिए, है ना।
तो उन्होंने फिर हमारा भी डोमिनेन है, हमारा सोसाइटी में हमारा भी नाम है, हम लोग भी है तो हमारा भी लिखो। तो फिर उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना ये नाम से उन्होंने ताराबाई ने एक बुक लिखी और ये बुक पब्लिश हुई 1882 में 1882 में। और फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक जो है वो इंडिया में आई जो वो थी 1888 है ना 1888 में। और वो 1888 में जो लिखने वाले बुक थे वो थे पंडिता रमाबाई, उन्होंने इस बुक को लिखा। और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इसके ऊपर उन्होंने लिखा कि हाई कास्ट हिंदू मतलब हाई कास्ट जो हाई कास्ट के होते हैं ना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडल कास्ट, तो हाई कास्ट की जो वुमेन होती है उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो फिर इस लिटरेचर्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस बाद धीरे धीरे फिर औरतों को जॉब नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट कोई जॉब नहीं दे रहा है बिकॉज कि उनके इश्यूज हो जाते पर्सनल, इसलिए उनको जॉब नहीं देता, इक्वलिटी नहीं है। तो और फिर मीरा कोसम्बी ये बुक लिखी गई ताकि उनको जॉब मिले। बहुत सारी मतलब कोशिशें की गई, ऐसे लिखे गए, सोशल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस लिखे गए। फिर लाइफ वुमेन की लाइफ क्या है तो वो पंडिता रमाबाई ने लिखा। फिर डॉक्टर रुक्माई बाई फर्स्ट प्रैक्टिस लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर ऑफ इंडिया बताइए पहली डॉक्टर कौन है भारत की, पहली महिला कौन है तो वो है रुक्माबाई। याद रखिएगा पहली डॉक्टर कौन है हमारे भारत में, पहली औरत ऐसी पहली औरत जो कि भारत की डॉक्टर बनी है और वो है रुक्माबाई। ठीक है। अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल अनफोल्डिंग व्यू ऑफ दलित के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग व्यू थे सबके। वुमेन महाराष्ट्र में डॉक्टर शर्मिला रेस आर नॉट वर्थी इन दिस कॉन्टेक्ट एंड हर राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्ट पॉइंट टेस्टिमोनीज इंक्लूड हर एसे एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलित वुमेन। उन्होंने दलित वुमेन के बारे में फिर यहाँ पे जो डॉक्टर शर्मिला थी उन्होंने दलित वुमेन्स के बारे में भी लिखा, जेंडर्स के बारे में लिखा, तो इस सारी चीज़ें ऐसे उन्होंने लिखा। अब यहाँ पे आप क्या आप जानते हो कि मराठी रियासत जो कि गोविंद सकाराम सरदेसाई है उन्होंने अचीवमेंट किया इंडियन फील्ड में हिस्टोग्राफी में, और वो फेमस पीपल बनी रियासतकार की, जो कि बहुत सारी बुक भी लिखी हैं उन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली हैं। बहुत सारे इंडियंस हिस्टोरियंस थे जिन्होंने लिखे हैं और अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने व्यू दिए हैं। यहाँ पे यहाँ नाम दिया गया है जदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, ऐसे बहुत सारे लोग ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी इंडियन हिस्ट्री का ये हमारी हिस्ट्री फिनिश होती है। तो गाइज़ यहाँ पे सिंपल है कि हिस्टोग्राफी में हमें एविडेंट की ज़रूरत होती है, एविडेंस चाहिए होते हैं। इंडियन हिस्टोग्राफी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एंड इट सीम दैट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी वाज आल्सो डेवलप आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट। तो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई हिस्टोग्राफी में एविडेंस चाहिए होते हैं। अगर आप इतिहास लिख रहे हो, अब ये इतिहास हिस्ट्री कोई भी लिख सकता है, ठीक है, तो बस उसके लिए क्या आपके पास सबूत होने चाहिए, आप पूरी तरीके से क्रिटिकली अच्छे से एग्जामिन कर पाओ, अच्छे से एनालिसिस कर पाओ। तीसरी चीज़ की पूरा अच्छे से वेरीफाई जब आप कर लोगे तब आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो रियलिटी बेस में होना चाहिए, साइंटिफिकली भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें करके आप हिस्ट्री लिख सकते हो। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब मैंने हिस्ट्री लिखना बता दिया कि किस तरीके से हमारे कंट्री में भी हिस्ट्री लिखना चालू किए। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी। अब आप ना कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर लो, आपको बहुत ईजी जाएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।